बातचीत करते हैं। हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हेमंत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अपनी तरह का पहली बार ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान में लॉन्च हो रहा है। आरबीआई जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लॉन्च कर रही है, जो कुछ भी सीपीआई इन्फ्लेशन है उस पर 1.5% ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। क्या ये जो इस वक्त 11-11.25% के आसपास इन्फ्लेशन चल रहा है सीपीआई, उसको देखते हुए ये बॉन्ड्स अट्रैक्टिव हैं, पैसा लगाने लायक है? देखिए अनिल, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज करें तो मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हमारे देश के इन्वेस्टर्स को एक ऐसी ऑप्शन मिल रही है जहां पे वो अश्योर हो सकते हैं कि जो उनका पैसा जो है वो इन्फ्लेशन की गति से से ज्यादा बढ़ेगा। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि डेट ऑप्शंस में पहली बार ऐसा हो रहा है। अभी तक जैसे आप इन्फ्लेशन बीट करने की बात करते थे तो या तो आपको इक्विटी देखना या इक्विटी ओरिएंटेड ऑप्शन देखना पड़ता था, लेकिन अभी पहली बार ऐसी ऑप्शन मिल रही है जहां पे आप बिना किसी रिस्क लिए आप एश्योर्ड हैं कि आपका जो पैसा जो है वो इन्फ्लेशन, जो आपको रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन के जो रेट है उससे ज्यादा मिलेगा। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हम इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो उसमें थोड़ी कुछ लिमिटेशन भी हैं। जैसा आपने कहा कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप पर ईयर कोई भी इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो रिटर्न जो आपको मिलेंगे यहाँ पे वो टैक्सेबल हैं। तो अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो ऑब्वियसली जो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो काफी कम हो जाएगा। और तीसरी मुझे लगता है जो थोड़ी सी इशू यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को या बाकी इन्वेस्टर्स को देखना पड़ेगा वो ये है लिक्विडिटी का। चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी हो, चाहे वो रिटर्न की लिक्विडिटी हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे थोड़े इशू हैं, क्योंकि 10 साल के बॉन्ड हैं और बाकी जैसे बॉन्ड्स हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड्स या दूसरे जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, उनकी तरह से ये लिस्ट नहीं होंगे। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 साल का है, आपके पास ऑप्शन है या इन्हें रिडीम तो करवाया ही जा सकता है, जैसा कि इसमें क्लोज है कि अगर आप रिडीम करवाना चाहें तो पिछले साल का जो ब्याज है उसका आधा ब्याज आपको वापस से देना होगा और आप रिडीम करवा सकते हैं, या फिर इनके अगेंस्ट में बैंक्स लोन तो देंगे ही। हाँ जी हाँ, लोन तो डेफिनेटली मिलेगा आपको, उसमें क्लेरिफाई किया गया है। लेकिन जो आपको लिक्विडिटी जो मिल रही है वो लिमिटेड इसलिए है कि वो आप जो कूपन डेट्स हैं वहीं पे ले सकते हैं। यानी अगर हाफ ईयरली कूपन है तो आप साल में 2 बार उसको कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वो लिमिटेशन है। और आई थिंक जो आप प्राइस पे कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए 3 साल के बाद, जैसे कंडीशन यहाँ पे क्या है, अगर आप सीनियर सिटीजन यानी 65 ईयर्स के हैं तो 1 साल के बाद निकाल सकते हैं, बाकी इन्वेस्टर जो है 3 साल के बाद निकाल सकते हैं। अगर आप 3 साल बाद पैसा निकालते हैं और अगर पहले साल में कूपन रेट मान लीजिए 12 या 12.5% है तो आप 6% जो है वो एग्जिट लोड तरह से दे रहे हैं आप, तो आपको जो भी बेनिफिट मिला होगा शायद पहले 2-3 साल में वो निकल जाएगा। तो मुझे लगता है डेफिनेटली कुछ लिमिटेशंस हैं, बट अपने तरह का बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत है। जैसा मैंने पहले कहा, इन्वेस्टर्स को एक मौका मिल रहा है कि बिना कुछ रिस्क लिए आप लॉन्ग टर्म में ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहां पे आपका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने सीपीआई से इसको लिंक किया है, क्योंकि एक जो आम इन्वेस्टर है, जो कॉमन इन्वेस्टर है, उसको सीपीआई का असर ज्यादा होता है ना कि डब्ल्यूपीआई का। तो आई थिंक उस हिसाब से डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत। अब यहाँ पर हेमंत, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। ऐसे छोटे इन्वेस्टर जो 5 लाख से कम का निवेश करते हैं और साथ ही जिनके टैक्स स्लैब हाईएस्ट रेट में नहीं है, 30% से ऊपर की टैक्स स्लैब में नहीं है, उनके लिए क्या बेहतर है? क्या इन बॉन्ड्स में पैसा लगाएं या फिर बैंक्स की एफडी लें या फिर एफएमपी? देखिए, अगर हम पहले एफडी और इन बॉन्ड्स की अगर बात करें, स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जहां पे उनको टैक्स एफिशिएंसी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि दोनों की जगह है अपने पोर्टफोलियो में। इसका कारण यह है कि जैसे एफडी में अगर आप देखें तो कहीं कहीं आपको मौका मिलता है कि आप हायर इंटरेस्ट रेट पे अपनी पैसे को लॉक कर सकते हैं 5 साल या 3 साल के लिए। यहाँ पे जो है आपका हर साल जो है रेट वो चेंज हो सकता है, क्योंकि टैक्सेशन में तो कोई फर्क है नहीं, क्योंकि आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगता है कुछ समय ऐसे होंगे जहां पे आपको ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है वहां से अच्छा रिटर्न मिलेगा, और कुछ समय ऐसे होंगे जहां पे आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो मुझे लगता है दोनों की जगह है पोर्टफोलियो में। अगर हम एफएमपीज की बात करें, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली वहां पे एक मेजर अट्रैक्शन जो होता है वो है टैक्स एफिशिएंसी। तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हायर टैक्स ब्रैकेट में है 30 या 20% में, तो उनके लिए तो मुझे लगता है एफएमपीज कहीं बेहतर साबित होंगी। एफएमपीज के कई बार, जैसे अगर आप हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आपको ज्यादा मिलते हैं, अगर आप इंटरेस्ट रेट कम है तो उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलते हैं। तो जहां तक रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल है, एफएमपीज उतनी अट्रैक्टिव रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी बार नहीं होती हैं। तो जहां तक अगर हम दोनों को कंपेयर करें, एफडी और इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को, जैसा मैंने कहा, मेरा यह मानना है कि दोनों की
जगह होनी चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर। ओके। लेकिन अगर टैक्स फ्री बॉन्ड्स के साथ इसे कंपेयर करें, और खासतौर से ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो 30% या यूं कह के हाईएस्ट स्लैब्स में हैं, उनके लिए क्या टैक्स फ्री बॉन्ड्स बेहतर हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक किसी भी पैरामीटर पे अगर हम देखें, स्पेशली अभी जो रिसेंटली जो टैक्स फ्री बॉन्ड आए थे, अभी भी जो आने वाले हैं, करीब करीब 8.99% तक आपको वहां पे रिटर्न मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में, और रिटर्न क्योंकि आपका टैक्स फ्री है, तो कहीं ज्यादा वो बेहतर ऑप्शन है। अगर हम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, हालांकि वहां पे जो टेन्योर है वो 10 साल, 15 और 20 साल है, लेकिन वो जो बॉन्ड है वो एनएसई और बीएसई पे लिस्टेड है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो हमेशा लिक्विडिटी आपको मिलेगी, बट डेफिनेटली अगर हम एनसीडी या बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है उससे कंपेयर करें तो जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स है उनकी लिक्विडिटी ज्यादा बेहतर होगी। और एक चीज और अनिल यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में, उसकी कंपाउंडिंग होगी, यानी ड्यूरेशन के टाइम में आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टर्स को देखने के लिए। टैक्स फ्री बॉन्ड में आपको हर साल जो है इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो आप उसका जो भी चाहे कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहिए तो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में, क्योंकि एफडी में जैसे हमने बात की थी रिटेल इन्वेस्टर्स की भी, काफी लोग ऐसे पैसे लगाते हैं एफडी में, और जो इसका इंटरेस्ट है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली लेके उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी रेगुलर इनकम की तरह से। जो ये ऑप्शन जो है वो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें इन्वेस्ट करने से पहले ये कुछ पैरामीटर्स को देखना जरूरी है कि आपको रेगुलर इनकम की जरूरत है कि नहीं, उसके बाद ही, या कितनी लिक्विडिटी चाहिए, उसके बाद ही ये इसका फैसला लिया जाना चाहिए। हेमंत, अब तक हिंदुस्तान में इस तरह के बॉन्ड्स थे नहीं, और जनरली हमारे यहाँ आम इन्वेस्टर सोने में पैसा लगाना, गोल्ड में पैसा लगाना इसलिए प्रीफर करता है कि वो इन्फ्लेशन के सामने एक तरह से हेज है, रिस्क कम करता है इन्फ्लेशन की। ऐसे इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिशनली अब तक सिर्फ सोने में पैसा लगाते आए हैं, क्या उनके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है कि सोने के बजाय आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में पैसा लगाएं, तो यहां पर रिटर्न्स बेहतर होने की उम्मीद है? देखिए अनिल, जो भी इन्वेस्टर्स सोने में अगर इसलिए इन्वेस्ट कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि जो इन्फ्लेशन है वो एक हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि उनके लिए ये जो बॉन्ड्स हैं एक डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन है। पर जैसा मैंने कहा, दूसरे पैरामीटर्स भी आपको देखने हैं, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी के आपके इश्यू नहीं है। टैक्सेशन में भी अगर आप मान लीजिए पेपर गोल्ड अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे ईटीएफ लेते हैं या गोल्ड सेविंग फंड अगर लेते हैं, तो वहां पे लिक्विडिटी आपके पास है, टैक्स एफिशिएंसी आपके पास है। बट प्योरली अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आपका पर्पज जैसा हमने पहले कहा सिर्फ इन्फ्लेशन से आगे ज्यादा रिटर्न कमाने का है, तो डेफिनेटली ये एक कंपीटिंग प्रोडक्ट होगा। बट ओवरऑल पिक्चर जो है वो आपको सारे फैक्टर्स, टैक्स एफिशिएंसी, लिक्विडिटी और जो रोल आप देख रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो में, उनको देखने के बाद ही आप फैसला करें तो सही रहेगा। यानी कि इस वक्त ऊंची ब्याज दरें हैं, इन्फ्लेशन भी ऊपर है, तो ऐसे में अगर आप सिर्फ यहाँ पर एफडी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन एफएमपी में अब भी पैसा लगाना ठीक रह सकता है, क्योंकि धीरे धीरे इन्फ्लेशन नीचे आएगा। तो ऐसे में ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स जो सिर्फ इन्फ्लेशन के रिस्क को हेज करने के लिहाज से सोना खरीदते हैं, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप टैक्स फ्री बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो अब भी ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन बॉन्ड टैक्स फ्री बॉन्ड के मुकाबले में आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देंगे। तो टैक्स फ्री बॉन्ड इस वक्त सारे जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अवेलेबल है, एफडी, एफएमपी, इन्फ्लेशन बॉन्ड और टैक्स फ्री बॉन्ड, उनमें टैक्स फ्री बॉन्ड ही सबसे बेहतर विकल्प है अगर आप हाईएस्ट इनकम स्लैब में है। तो ये राय आती हुई हेमंत की। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, आपका पूरा एनालिसिस इन बॉन्ड्स पर देने के लिए। तो पहली बार ये आरबीआई की तरफ से बॉन्ड्स आज खुलते हुए दिख रहे हैं, जारी होते हुए दिख रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वायदा कारोबार, ऑप्शंस की रणनीति और साथ ही टॉपिक्स। बने रहिए हमारे साथ।